गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों पे आराम कर रहे होंगे और इसके साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर आनंद व्यास आज आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने के लिए आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल रेशोज़। ये एक न्यू टॉपिक है। अभी तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा था, फाइनेंशियल रेशोज़। तो क्या होते हैं फाइनेंशियल रेशोज़ और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद अपने कोर्स करिकुलम के अंदर क्या कौन से टॉपिक्स हैं, कितने सिलेबस हैं। सबसे इजी न्यूमेरिकल अगर आता है तो फाइनेंशियल रेशो से आता है। स्टूडेंट इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं और मैनेजर इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल अकाउंट मैफा जो अपना सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे मार्क्स भी इसी टॉपिक के कारण आते हैं। बहुत ही ईजी है, केवल कुछ फार्मूला याद करना है, डायरेक्ट पुट ऑन करना है और सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये होते क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दो पर्सन हैं, ए और बी, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा। एक ने 60,000 रुपीज़ से, एक ने 1 लाख रुपीज़ से। एग्जांपल फिर रिपीट करता हूँ, 2 पर्सन हैं, ए एंड बी, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा। एक ने 60,000 से, दूसरे ने 1 लाख रुपीज़ से। दोनों को प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़। तो दोस्तों, किसने उसकी मनी का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन करा, ए और बी? यस राइट, ए ने 60,000 रुपीज़ से 10,000 का प्रॉफिट अर्न करा, तो उसका रेशो ज़्यादा है। वो ज़्यादा अर्न कर पा रहा है, ज़्यादा अपनी बेटर यूटिलिटी कर पा रहा है अपने रिसोर्सेज की, और बी उस रेशो से नहीं कर पा रहा है। तो फाइनेंशियल रेशो में हम यही एनालिसिस करते हैं कि हमने जितनी डेप्थ दी, जितना रुपीज़ अमाउंट लगाया, उसके कंपैरिजन में हमें कितना अर्निंग हो रही है और कौन सी कंपनी बेस्ट होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये दैट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशोज। आइए देखते हैं फाइनेंशियल रेशोज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल रेशोज आर क्रिएटेड विद द यूज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज टेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, ट्रायल बैलेंस, ये सारे अकाउंट्स आते हैं। टू गेन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, द नंबर्स ऑफ द फाउंड द कंपनी financial found on a company's financial statement, balance sheet, income statement, cash flow statement are used to perform quantitative analysis as is the company liquidity, leverage, growth, margin, profitability, rate of return, valuation and more। एक कंपनी का उसका प्रॉफिट पे क्या रेशो है, कितने % डेप्ट लगाने पे क्या प्रॉफिट कमा रही है, कितना उसकी इक्विटी है, कितनी डेप्ट है, कितना लोन है, कितने उसके पास एसेट्स हैं, ये एन नंबर्स हम चीज़ें इसमें चेक करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। सबसे इजी मार्क्स अगर अपन को RTU पेपर में आ सकते हैं तो फाइनेंशियल रेशोज़ के टॉपिक से आ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसको रिमेंबर रखिए। आइए देखते हैं इसके कुछ बेसिक मीनिंग्स। ये अभी तक आप सबको पता होगा कि एसेट्स के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये टर्म्स थोड़ी याद करनी ज़रूरी है। जैसे भी मैं हमेशा क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उसकी ABCD सीखते हैं, इसी तरह रेशो सीखने से पहले हमको उसके रेशो की ABCD आना बहुत ज़रूरी है। तो ये टर्म्स है, फर्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इन्वेंट्रीज। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स? करंट एसेट्स वो जिसको हम 6 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो उधार होता है वो। अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्रीज जिससे हमने उधार सामान दिया है, ये भी एक उसी टाइप है। करंट लायबिलिटी जिसको 6 महीने के अंदर हमें पेमेंट करना होता है। अकाउंट पेएबल, एक्रूअल्स, नॉट पेएबल। लॉन्ग टर्म एसेट जो 6 महीने से ज़्यादा के बाद में हमें पेमेंट करती है, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमारा नेट प्लांट आ जाता है और ये दोनों की टोटल कहलाती है टोटल एसेट्स। लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन होंगे, बॉन्ड्स होंगे, ऑनर्स की इक्विटी आती है जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। प्रिफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक उसी का नाम है, अगर एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बाकी होती दोनों एक ही चीज़ है। और रिटेन अर्निंग, अगर कोई प्रॉफिट में जो हिस्सा अपन जोड़ देते हैं, जो कैपिटल के अंदर अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको याद होगा कि बैलेंस शीट में मैंने जुड़वाया है, वो कहलाती है रिटेन अर्निंग। ये सभी टोटल मिला के कहलाती हैं लायबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट एक छोटा सा फॉर्मूला है। करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी को घटा देते हैं,
मान लीजिए मेरे गले में 10 रुपये पड़े हैं और मेरे को किसी को 5 रुपये देने हैं। मेरे गले में 10 रुपये हैं और मुझे 5 रुपये देने हैं, तो जो बच गया अमाउंट 5 रुपया वो मेरी वर्किंग कैपिटल है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे बैंक में 10,000 रुपीज़ है और एक डेप्टर क्रेडिटर है, उसको मेरे को 7,000 रुपीज़ रिफ़ंड करने हैं। तो 10 माइनस 7,000 3,000 रुपीज़ मेरी नेट वर्किंग कैपिटल है, जो मैं अभी कहीं और यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। इससे मैं कुछ गुड्स खरीद सकता हूँ, प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। नेक्स्ट है, ये आपको सबको पता ही है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। इक्विटी के अंदर अपन कैपिटल की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पब्लिक कंपनी है इसलिए हम शेयर, स्टॉक्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, इनकी बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस अगेन 5 टाइप्स के रेशियो एनालिसिस होते हैं, 5 टाइप्स के मेजर्स होते हैं जिन पे कंपैरिजन करता है एक नॉर्मल स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर कि उसको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि रेशियो बनाए क्यों जाते हैं? रेशियो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो नॉर्मल पर्सन को समझ में आए कि कंपनी में क्या चल रहा है। हर बंदा ये नहीं जानता कि बैलेंस शीट की एसेट साइड्स की टोटल में उसकी कंपनीज की एसेट्स हैं, कैपिटल कितना है, ये सारे टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स के जानने वाला ही जान सकता है। लेकिन नॉर्मल आदमी को इतना पता नहीं चलता। वो जानता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है। जैसे सेम एग्जांपल मैंने लिया कि एक बंदे ने 60,000 पे 10,000 प्रॉफिट अर्न किया, दूसरे ने 1 लाख पे 10,000 प्रॉफिट अर्न किया। तो ए और बी आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? आप सबका आंसर होगा हम ए कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये तब आपको पता होगा जब आपके सामने चारों चीज़ें होंगी। अगर इसका रेशियो हमको पता चल जाए तो हर जना ये एनालिसिस कर सकता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अच्छा है और कौन सी में बुरा। तो आइए देखते हैं अपन कितने टाइप्स होते हैं रेशियो के। रेशियो एनालिसिस इज पॉसिबल टू लुक द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कॉर्पोरेशन टू लुकिंग एट द सम इट्स की फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस्टिक टूल टू फाइंड द सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रबल एट ए कंपनी। समटाइम ये सोर्स भी होते हैं, कंपनी को भी हेल्प करते हैं कि प्रॉब्लम आखिर हो कहाँ रही है, कौन सी सिचुएशन है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। आइए देखते हैं कितने टाइप्स के फाइनेंशियल रेशियोज हैं। 5 टाइप के फाइनेंशियल रेशियोज हैं। फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी यानी कि तरलता। तरलता मीन्स कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। अभी हमने नेट वर्किंग कैपिटल निकाल के देखा था तो हमें पता चला था कि 3,000 हमारे गले में अवेलेबल हैं, कैश बैंक में अवेलेबल हैं, 5 रुपीज़ हमारे गले में अवेलेबल हैं। तो ये लिक्विडिटी चेक करते हैं। एसेट्स मैनेजमेंट मीन्स कि मेरे पास 10 लाख की एसेट्स हैं और मैंने उसका कितना यूटिलाइजेशन करा। डेप्ट मैनेजमेंट, मेरे कितना बॉन्ड्स लिया है, बॉन्ड्स का ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूज़ करा है कि नहीं करा है, मीन्स मैंने जितने शेयर इशू करे हैं उनका यूज़ करा है कि नहीं करा है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कितने % से अर्न कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट मेरा कितने % पे है। मार्केट वैल्यू, अभी मेरे शेयर की क्या वैल्यू चल रही है, इसको मार्केट वैल्यू रेशियोज़ के अंदर हम हेल्प करते हैं। बेसिकली इसके थ्योरी RTU एग्ज़ाम में बहुत कम पूछी जाती है, इसके न्यूमेरिकली आते हैं, इसलिए अपन डायरेक्टली पहले रेशो के फॉर्मूला देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन, सारे इसके फॉर्मूला एक कॉपी पेन पे लिख लीजिए। जो अपनी नेफा की आपने ऑलरेडी कॉपी बना रखी है वो आप सबके पास होगी। मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे रेशो उसके ऊपर लिख लीजिए ताकि एक ही पेज पे आपके पास सारे रेशो होंगे और आपको वो याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी लिक्विडिटी रेशो एक्सप्लेन करिए तो आपको 2-3 रेशो के फॉर्मूले याद होने चाहिए और सीधे आंसर आ जाएंगे। 14 मार्क्स का क्यू आएगा और 5 से 7 रेशो आएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं आगे। हाँ, अब हमारे फर्स्ट फार्मूला पे आ चुके हैं, हम फर्स्ट रेशियोज पे आ चुके हैं जिसको कहा गया है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो आर फाइनेंशियल रेशियोज दैट मेजर कंपनी एबिलिटी टू repay both short and long term obligation. Common liquidity ratio include the following. हम कितना हमारे पास करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटीज़ है। वापस सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। 10 रुपये मेरे गले में हैं, 7 रुपये का पेमेंट करना है, 3 रुपया मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल में है। तो इट इज़ गुड और बैड? इट इज़ वर्स, बिकॉज 10 रुपये हमारे गले में है और मेरे को 10 का ही पेमेंट करना चाहिए। इट इज़ आइडियल, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ माई रिसोर्सेज। तो फर्स्ट रेशो है करंट रेशो। इसके अंदर हम चेक करते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन
करंट लाइबिलिटी। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी। करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 50,000, रेशो हुआ 2:1, रेशो हुआ 2:1। करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 50,000, 2:1, यानी हम हमारी एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट एसिड टेस्ट रेशो। नेक्स्ट एसिड टेस्ट रेशो, इसके अंदर हम चेक करते हैं कि करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्रीज माइनस कर दी, जो स्टॉक इन हैंड है, मींस कि अभी हमने उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करा है, इसलिए उसमें से करंट लाइबिलिटीज डिवाइड कर दी गई। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, करंट लाइबिलिटी तीनों दी हुई होगी। इसको मेरे दोस्तों एक बार कॉपी पेन पे जरूर नोट करते हुए चलिए कि कौन सा फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लिक्विडिटी रेशोज 4 टर्म्स होंगी और आपको लिक्विडिटी रेशो चारों पॉइंट निकालने होंगे। तो अभी तक हमने देखा करंट रेशो, सेकंड देखा एसिड टेस्ट रेशो, थर्ड देख रहे हैं हम कैश रेशो। कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड इक्विवेलेंट ये इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट? कैश एंड इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पर मेरे दोस्तों, बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी आपका कैश एंड इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके अलावा बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी कैश एंड इक्विवेलेंट है। उसके अलावा आपका चेक भी कैश एंड इक्विवेलेंट होता है, डिमांड ड्राफ्ट भी कैश एंड इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब ऑपरेटिंग कैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश नेट। वर्किंग कैपिटल भी वही है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी वही है। यूजुअली ये एग्जाम में अलग से दिया हुआ होता है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो किसे कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो किसे कहते हैं, यूजुअली एग्जाम में दिया हुआ होता है, डायरेक्ट लिखा हुआ होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर नहीं दिया हुआ हो तो हमको करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ओके, आइए अगले फॉर्मूलाज पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास लीवरेज फाइनेंशियल रेशोज। इसके अंदर हम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कम्स फ्रॉम डेप्ट, इन अदर वर्ड लीवरेज फाइनेंशियल रेशोज आर यूज्ड टू इवेलुएट कंपनी डेप्ट लेवल। मींस कि हमारी एसेट्स से हमारी लाइबिलिटी किस कंपैरिजन में है। अभी हमने एसेट्स और लाइबिलिटी का एक ग्राफ देखा था, उसके अंदर हमने चेक किया था कि हमारी एसेट्स से हमारी लाइबिलिटी किस कंपैरिजन में है। तो अभी भी हम यही चेक करने जा रहे हैं कि हमारी एसेट्स से लाइबिलिटी किस कंपैरिजन में है। आइए नेक्स्ट है इसके अंदर डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट रेशो सॉरी फर्स्ट रेशो है इसमें डेप्ट रेशो। इसमें टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, ये कहाँ मिलेगी हमें क्वेश्चन के अंदर? ये बैलेंस शीट के लास्ट की टोटल है। यहाँ पे याद रखिए लिखा हुआ है टोटल लाइबिलिटीज, यहाँ पे लिखा है टोटल एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट के लास्ट में हम जो टोटल लगाते हैं वो होती है टोटल लाइबिलिटीज, और इस साइड जो लिखा हुआ होता है वो होता है टोटल एसेट्स। डेप्ट टू इक्विटी रेशो सेकेंड रेशो है। इसके अंदर हम टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ये कैपिटल फंड होता है, ये अलग से लिखा हुआ होता है शेयर होल्डर इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स की जो टोटल होगी वो यहाँ पर अपन पुट ऑन कर देंगे। थर्ड रेशो है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसके अंदर अपन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये भी दोनों टर्म्स एग्जाम में एज इट इज़ गिवन होगी, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये डायरेक्टली पुट ऑन आता है एग्जाम में, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अभी तक अपन ने 3 फॉर्मूला देखे हैं। डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और फोर्थ फॉर्मूला है अपना डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। इसमें अगेन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय ऑपरेटिंग डेप्ट सर्विस, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि एक बहुत ही सिंपल है सर, एक रेशोज़ हैं, उनके फॉर्मूला हैं, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही अपन एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सारी चीज़ें गिवन होगी। यदि हमको फॉर्मूला आएगा तो हम ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर देंगे, यदि हमको फॉर्मूला नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट रेशोज़ हैं अपने एफिशिएंसी रेशो।
एफिशिएंसी रेशो अपने चेक करते हैं कि हम हमारी एसेट से कितना एफिशिएंटली हम हमारे रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर कुछ रेशोज़ हैं। फर्स्ट रेशो है एसेट्स टर्नओवर रेशो। एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल। अब नेट सेल्स कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सिंपल फॉर्मूला है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल टू नेट सेल्स, ये आप ऑलरेडी कटा चुके हैं। इसमें से अगर आप चाहें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर सकते हैं, टैक्सेस को भी माइनस कर सकते हैं। सॉरी, सेल्स में से आप टैक्सेस को भी माइनस करते हैं तो भी नेट सेल्स आता है। दो चीज़ें माइनस होंगी, फर्स्ट होगी सेल्स रिटर्न, सेकेंड होगी फर्स्ट होगी सेल्स रिटर्न, सेकेंड होगी आपके टैक्सेस। लेकिन यूजुअली आरटीओ के पेपर में टैक्स देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैंने कहा केवल सेल्स रिटर्न। सेकेंड है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी एवरेज आए यानी किसी को डिवाइड करके जोड़ के डिवाइड बाय एन करना है। इन्वेंट्री दो तरीके की है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलिए चेक करते हैं कैसे निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आइए, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके तीन तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है ये यूजुअली आपको फॉलो करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तीन तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होता है, परचेज आपको गिवन होती है, इसमें से माइनस कर देंगे आप क्लोजिंग को तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। या ग्रॉस प्रॉफिट में से सीओजीएस, ग्रॉस इनकम अगर आपको निकालनी है तो कॉस्ट प्रॉफिट में से सीओजीएस, नेट इनकम निकालनी है तो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस। ये लास्ट के दो यूजुअली नहीं आते हैं, लेकिन एक रिमेंबर के लिए मैंने लिख रखे हैं, आप भी याद कर लीजिएगा एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आइए वापस से अपने रेशियोज एनालिसिस पे चलते हैं। ये आ गए हम वापस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, सेल्स माइनस कैश सेल। अब यहाँ पे कुछ समझाने की दिक्कत नहीं है, समझने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेब्ट इक्वल डिवाइड बाय 2। वैसे ये एक्चुअल में एग्ज़ाम में गिवन आता है। अब आप सब कहेंगे कि सभी कुछ गिवन आता है, तो हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो इस टॉपिक का सबसे टफ टास्क है। केवल फॉर्मूला याद रखिए और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट पे आते हैं डे सेल इन्वेंट्री रेशो। ये हमारा फोर्थ रेशो है, डे सेल इन्वेंट्री रेशो। फर्स्ट हमने एसेट्स टर्नओवर देखा, सेकंड इन्वेंट्री टर्नओवर, इसके दो फॉर्मूला देखे, रिसीवेबल टर्नओवर रेशोज। थर्ड हमने देखा इसको, और इसको ही फोर्थ में डेज पे कैलकुलेट किया गया, 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। आइदर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अपन अगले रेशोज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट रेशो है मेरे मोस्ट फेवरेट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। मेरे फेवरेट इसलिए क्योंकि यही बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे गलती भी करते हैं और यहीं पे अच्छे से मार्क्स भी अर्न करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि प्रॉफिट से नाम है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से कहीं ना कहीं इसका लेना देना है। तो आपको बस ये याद रखना है, इसमें कुछ 4 तरीके के रेशो हैं। फर्स्ट है ग्रॉस मार्जिन रेशो, जिसके अंदर जीपी अपॉन नेट सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस टैक्सेस, दो चीज़ें डिवाइड माइनस होंगी, एक सेल्स रिटर्न एक टैक्स। सेकेंड ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय नेट सेल्स। थर्ड रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। नेट इनकम प्रॉफिट दिया हुआ होगा आपको, प्रॉफिट दिया हुआ होगा आपको, प्रॉफिट में से जो इनकम दी हुई होगी उसमें से आपको खर्चे घटा देने हैं तो आपको नेट इनकम आ जाएगी। यूजुअली नेट इनकम ही गिवन होती है,
थोड़े से एडवांस लेवल पे हमको नेट इनकम कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स कि हमारा नेट इनकम पे हमको शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स जो हमारा को प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम हुई है हमारी, वो कितने शेयर होल्डर इक्विटी पे हुई है। लाइक कि हमको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और 1 लाख रुपीज़ की हमने इक्विटी लगा रखी है, तो 1:10 का रेशो आ गया। सिंपल है। सारे पॉइंट्स, सारे रेशो कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारे रेशो आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ये आरटीयू में इससे इजी न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको सारे रेशो याद होने चाहिए। देखते हैं अपन आगे। लास्ट रेशोज हैं मार्केट वैल्यू रेशो। ये मार्केट में कंपनी के पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम शेयर होल्डर जितने भी आप सेंसेक्स निफ्टी हैं, इन रेशो से हेल्प करके कंपनी के जितने बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसके अंदर 4 रेशोज हैं। बुक वैल्यू पर शेयर रेशो, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड हम हमारे शेयर पर जो प्रॉफिट दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय शेयर प्राइस, यानी कि रिलायंस 32%, 35% तक डिविडेंड पेड करती है, मींस कि काफ़ी हाईएस्ट अमाउंट पेड करती है। लाइक कि जैसे कि एफडी पे 7% से 8% हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह डिविडेंड पे अगर कोई कंपनी पैसा लेती है तो वो 10%, 15% तक भी अमाउंट देती है। थर्ड है अर्निंग पर शेयर, नेट अर्निंग डिवाइड बाय टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। फोर्थ है प्राइस अर्निंग रेशो, शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। सारे अमाउंट्स गिवन होंगे, केवल आपको कैलकुलेट करना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। जस्ट क्वेश्चन में आएगा कैलकुलेट मार्केट वैल्यू रेशोज। यहाँ पे आपको पता होने चाहिए कि चारों रेशो कौन कौन से हैं, उनके चारों के फॉर्मूला क्या है, उन चारों के फॉर्मूला के अंदर वो जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ मिलेगी। शेयर प्राइस आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी, शेयर प्राइस अलग से दी हुई होगी। जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसका न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, तब हमें पता होगा कि ये चीज़ें कहाँ मिलती है। टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग भी अलग से स्टार बना के पॉइंट लिखे हुए होंगे, टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग भी लिखा हुआ होगा। अर्निंग पर शेयर ये भी स्टार बना के अलग से लिखे हुए होंगे, मींस के बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे, बैलेंस शीट में कुछ और चीज़ें होंगी लाइक टोटल कैपिटल एसेट्स, ये सारी चीज़ें होंगी इसके बाद में। ये सारे रेशो मेरे दोस्तों एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, 2 बार 3 बार याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। और जिसको भी कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर गूगल क्लासरूम पे अपना कमेंट कर सकता है, मैं वहाँ पे उसको जवाब दे दूँगा। इसके अलावा भी आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक के अलावा किसी भी टॉपिक में जहाँ तक आज तक अपन ने MEFA सब्जेक्ट में स्टडी करी है, आप उसके अंदर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप गूगल क्लासरूम पे कर सकते हैं। मैं उसका मोस्ट पॉजिटिव मैनर में जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।